एक समुदाय में दासी प्रथा के नाम पर माँ बाप ही अपनी कम उम्र की बेटियों को हार्मोनल इंजेक्शन देकर देह व्यापार करवाते थे। उसी समुदाय में किसी ने अपने ही घर की एक छोटी लड़की को बेच दिया। उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और जिसने उस मासूम बच्ची को उस समुदाय में बेचा था, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गुजरात में 11 साल की निशा अपने मम्मी जयंती, पापा अमित और चाचा राज के साथ कार से घूमने निकली थी। रास्ते में चाचा का पानी पूरी खाने का बहुत मन किया तो सभी कार से उतर गए, लेकिन निशा कार से नहीं उतरी क्योंकि वो मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त थी। निशा उतरो, हमें पानी पूरी खाने जाना है। निशा की माँ जयंती मुस्कुरा कर बोली। मोबाइल में गेम खेलते खेलते निशा ने जवाब दिया, मम्मी आप लोग पानी पूरी खाकर आइए, मुझे नहीं खाना। चलो ना निशा, सब मिलकर खाएंगे तो मजा आएगा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम कार में बैठकर गेम खेलो, हम 10 मिनट में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए पापड़ी चाट लेकर आएंगे। हाँ मम्मी, जरूर लाना। जब निशा अपनी माँ जयंती के कहने पर भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा और चाचा कार के पास ही लगे पानी पूरी के ठेले पर चले गए और पानी पूरी खाने लगे। करीब 10 मिनट बाद वो लोग पानी पूरी खाकर वापस कार के पास आए, लेकिन उन्होंने देखा कि निशा कार में नहीं थी। निशा कहाँ गई? ये कहते हुए उसकी माँ, पापा और चाचा घबराकर आसपास उसे ढूंढने लगे, लेकिन निशा कहीं भी नहीं मिली। आखिरकार निशा के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई। उधर महाराष्ट्र में एक गांव था जहां एक समुदाय के लोग दासी प्रथा के नाम पर अपनी छोटी छोटी बच्चियों को हार्मोनल इंजेक्शन देकर देह व्यापार के लिए तैयार करते थे। ये एक टूरिस्ट प्लेस था जहां हर दिन सैकड़ों टूरिस्ट आते थे। शाम होते ही माँ बाप अपनी बेटियों को उन टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए भेज देते थे। बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती थी। दासी प्रथा के नाम पर होने वाले इस जघन्य अपराध की जानकारी पुलिस को भी थी। पुलिस ने कई बार इस समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऊपर से दबाव आ जाता क्योंकि मामले को एक परंपरा से जुड़ा हुआ बताया जाता था। उस समुदाय के लोगों का कहना था कि वो अपनी बेटियों को अपनी कुलदेवी को अर्पित करते हैं और बाद में उन्हीं से देह व्यापार करवाते हैं। ऐसी लड़कियों को दासी कहा जाता था। माँ बाप का मानना था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी कुलदेवी उनसे रुष्ट हो जाएंगी। इसी वजह से पुलिस चाहकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती थी और ये गंदा कारोबार वर्षों से चलता आ रहा था। इसी गांव में कई ऐसे परिवार थे जहां माँ बाप अपनी ही बेटियों से देह व्यापार करवाते थे। जिन घरों की लड़कियों को इस धंधे में उतारा जाता था, उनकी पहचान के लिए उनके दरवाजे पर एक गुड़िया टांग दी जाती थी। उन्हें परिवारों में एक परिवार कुसुम और हेमंत का था, जो अपनी जवान बेटी वंदना से देह व्यापार करवाते थे। वंदना जो पैसा कमाती थी, उसी से घर का खर्च चलता था। दूसरा परिवार माला और विकास का था। उनकी 2 नाबालिग बेटियां थीं, चंपा और दीपा। उनके माँ बाप भी उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन देकर इस धंधे में उतारने की तैयारी कर रहे थे। टूरिस्ट और ग्राहकों को लाने के लिए दलाल भी होते थे। इसी बीच कुसुम और हेमंत के घर निशा पहुंच जाती है। ये वही निशा थी जो गुजरात में अपने माँ बाप और चाचा के साथ कार से घूमने निकली थी। जब उसके माँ बाप और चाचा पानी पूरी खाने के लिए कार से उतरे, तब कार में बैठी निशा का किसी ने अपहरण कर लिया था। निशा को हेमंत किसी से खरीद कर लाया था। वो उसे हार्मोनल इंजेक्शन देकर समय से पहले जवान बनाने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात में रहने वाली निशा महाराष्ट्र कैसे पहुंची? आखिर किसने उसका अपहरण किया और उसे इस समुदाय के लोगों के हाथ बेच दिया? निशा बार बार रोते हुए कहती थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। लेकिन हेमंत और कुसुम उसकी एक भी बात नहीं सुनते थे। उन्होंने उसे देह व्यापार करवाने के लिए जो खरीदा था,
इस समुदाय के लोग न केवल अपनी बेटियों से देह व्यापार करवाते थे, बल्कि दूसरी जगहों से छोटी छोटी बच्चियों को खरीद कर भी इस धंधे में उतारते थे। माला और कुसुम के बीच अपनी अपनी बेटियों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। माला की 2 बेटियां बेहद खूबसूरत थीं। उसे लगता था कि अपनी बेटियों को इस धंधे में उतार कर वो बहुत पैसा कमा सकती है। वहीं कुसुम की सिर्फ एक जवान बेटी थी, जो पहले से ही देह व्यापार करती थी। अब उसने निशा को खरीदा था, लेकिन निशा को इस धंधे में उतारने में अभी समय था। हेमंत उसे लगातार हार्मोनल इंजेक्शन दे रहा था, ताकि जल्द से जल्द उसे देह व्यापार में उतारा जा सके। एक दिन सुबह महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में एक सफाई कर्मी महिला सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक दुकान के सामने पड़ी एक लड़की की लाश पर गई। वो घबरा गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, क्या आप में से कोई इस लड़की को जानते हैं? लेकिन सभी लोगों ने यही कहा, हम इसे नहीं जानते, ये हमारे इलाके की रहने वाली नहीं है। जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि लड़की के शरीर पर कई छोटे छोटे इंजेक्शन के निशान थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म हुआ था और उसे लगातार हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसकी मौत का कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और अधिक मात्रा में दिए गए हार्मोनल इंजेक्शन का दुष्प्रभाव बताया गया। ये सब देखकर इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा को शक होने लगा कि ये लड़की दासी प्रथा से जुड़े उस समुदाय का शिकार हो सकती है, क्योंकि जिस शहर में उसकी लाश मिली थी उससे ज्यादा दूर वो गांव नहीं था जहां वो समुदाय रहता था। अब सवाल ये उठता है कि निशा हेमंत और कुसुम के घर से निकलकर इस शहर तक पहुंची कैसे? उसके साथ दुष्कर्म किसने किया? निशा की पहचान और उसकी हत्या करने वाले का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि एक लड़का निशा को उठाकर एक दुकान के सामने छोड़कर चला जाता है। तब तक निशा की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उस लड़की की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि उसका नाम चंदू है और वो उस गांव में उस समुदाय के घरों की लड़कियों के लिए ग्राहक लाता था। पुलिस ने चंदू को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा चंदू को मारते हुए पूछते हैं, बता, ये लड़की कौन है? तूने इसके साथ दुष्कर्म क्यों किया और फिर इसकी हत्या क्यों कर दी? चंदू रोते हुए कहता है, साहब, मैंने इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया और ना ही इसे मैंने मारा है। मैं तो इसे बचाना चाहता था। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गए। तू इसे बचाना चाहता था? सच सच बता, मामला क्या है? चंदू कहता है, साहब, ये लड़की उस गांव में कुसुम और हेमंत के घर उनकी बेटी बनकर रहती थी। कुसुम की बेटी वंदना से मैं प्यार करता हूँ। वंदना देह व्यापार के इस धंधे में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए एक दिन हमने गांव से भागकर शादी करने का फैसला किया। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर पूछते हैं। चंदू बताता है, जब वंदना घर से भाग रही थी तभी ये लड़की उसका पैर पकड़कर रोने लगी। वो बोली, दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुँचा दो। वंदना को उस लड़की पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ मेरे पास ले आई। हम तीनों गांव से निकलकर इस शहर में आ गए। हम किसी दूसरे शहर में जाना चाहते थे, लेकिन हम तीनों एक साथ सफर नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए मैंने पहले वंदना को शहर में भेज दिया। हमारी योजना थी कि मैं बाद में उस लड़की को लेकर वहां पहुंचूंगा। चंदू आगे कहता है, लेकिन अचानक उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं उसे एक दुकान के बरामदे में छोड़ आया। तब तक शायद उसकी मौत हो चुकी थी। साहब, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है और वो हेमंत और कुसुम के घर कैसे पहुंची, पर मैंने उसे नहीं मारा। इसके बाद पुलिस ने वंदना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वंदना ने भी वही बयान दिया जो चंदू ने दिया था। इतनी पूछताछ के बाद भी पुलिस को निशा की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
पुलिस ने फिर उस जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में निशा की फोटो भेज दी और ये पता लगाने के लिए कहा कि क्या इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी ने दर्ज करवाई है। लेकिन सभी पुलिस स्टेशनों से यही खबर आई कि इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी ने दर्ज नहीं करवाई थी। ये सुनकर पुलिस फिर चिंता में पड़ गई। आखिर ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा अपनी टीम को लेकर फिर उस गांव पहुंचे और कुसुम और हेमंत के घर जाकर निशा की फोटो दिखाते हुए पूछने लगे, ये लड़की तुम लोगों के घर में रहती थी ना? पहले तो हेमंत और कुसुम ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस लड़की को नहीं जानते हैं, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सच कबूल कर लिया। हेमंत बोला, साहब, इस लड़की को हमने महाराष्ट्र में ही एक आदमी से खरीदा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके असली माँ बाप कौन है और ये कहाँ की रहने वाली है। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, तुम लोग इसे हार्मोनल इंजेक्शन देते थे ना? हेमंत झूठ बोला, नहीं साहब, हम लोग इसे कोई हार्मोनल इंजेक्शन नहीं देते थे। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, और इसके साथ दुष्कर्म भी तुम ही करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका पता चला है। हेमंत घबरा कर बोला, नहीं साहब, मैंने इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया। हमने तो इसे अभी तक देह व्यापार में उतारा भी नहीं था। पता नहीं वो शहर कैसे पहुंची और फिर उसकी मौत हो गई। कुसुम बोली, जब हेमंत इस लड़की को घर लेकर आया था तब इसके साथ पहले से ही दुष्कर्म हो चुका था। हेमंत की बात सुनकर इंस्पेक्टर फिर उसी सवाल पर आकर रुक गए। आखिर इस लड़की के साथ दुष्कर्म किसने किया था और उसकी असली पहचान क्या थी? उधर गुजरात में निशा के माँ बाप बार बार पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछते रहते थे। निशा की माँ जयंती गुस्से में पुलिस से बोली, इतने दिन हो गए, आप लोग अब तक मेरी बच्ची को नहीं ढूंढ पाए। आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, आपकी बेटी को ढूंढने के लिए हमारी एक विशेष टीम लगातार काम कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्द आपकी बेटी का पता लगा लेंगे। उधर इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा को पता चलता है कि गुजरात के एक थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उस लड़की का नाम निशा है। पुलिस ने तुरंत निशा की फोटो और हेमंत द्वारा खरीदी गई लड़की की फोटो का मिलान किया। जांच में पुष्टि हुई कि दोनों एक ही लड़की है। ये देखकर पुलिस हैरान रह गई। आखिर गुजरात की रहने वाली निशा को कौन महाराष्ट्र लाया और उसे उस समुदाय के लोगों के हाथ बेच दिया? इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गहराई से जांच की। जिस समय निशा का अपहरण हुआ था वो कार में अकेले बैठी थी। उसके माँ बाप और चाचा कार के सामने लगी एक पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी खा रहे थे। अगर कोई जबरदस्ती उसका अपहरण करता तो वो जरूर चिल्लाती। उसकी आवाज़ उसके माँ बाप और आसपास मौजूद लोगों को सुनाई देती, लेकिन किसी ने भी उसकी चीख या चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। इसका मतलब जिसने भी निशा का अपहरण किया वो उसका कोई जान पहचान वाला था और निशा उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने फिर निशा की मां जयंती और उसके पापा अमित को महाराष्ट्र के थाने में बुलाया। पुलिस ने अभी तक उन्हें निशा की मौत की खबर नहीं दी थी, क्योंकि वो पहले ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर निशा को उस समुदाय के हाथ किसने बेचा था। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा कहते हैं, हमें शक है कि निशा का अपहरण किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे वो पहले से जानती थी। हमारा शक आप पर भी है मिस्टर अमित। कहीं आपने अपनी किसी जान पहचान वाले से निशा का अपहरण तो नहीं करवाया था? ये सुनकर अमित और जयंती दोनों चौंक गए। जयंती गुस्से में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भला कोई बाप अपनी ही बेटी का अपहरण क्यों करवाएगा? इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने अमित की ओर देखते हुए कहा, हमें आप पर इसलिए शक है क्योंकि आप निशा के सगे बाप नहीं, सौतेले बाप हैं। अमित घबरा कर बोला, मैं निशा का सगा बाप नहीं हूँ तो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से भी बनते हैं। मैंने निशा को हमेशा अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। मैं उसके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता। इसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने निशा के चाचा राज से भी पूछताछ की, लेकिन उससे भी निशा के अपहरण के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी।
उधर गांव में माला की बेटी दीपा की किसी ने पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, वो अपनी टीम के साथ तुरंत गांव पहुंच गया। माला चिल्लाकर पुलिस से कहने लगी, साहब मेरी बेटी को कुसुम ने मारा है, क्योंकि कुसुम मेरी बेटी दीपा से जलती थी। कुसुम बोली, मैं दीपा को क्यों मारूंगी साहब, माला ने खुद अपनी बेटी दीपा को मुझे 1.5 लाख रुपए में बेचा था। 2 दिन बाद दीपा मेरे घर आने वाली थी। पुलिस के लिए ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। पहले निशा की मौत और अब माला की बेटी दीपा की हत्या। पुलिस ने फिर दीपा, चंपा और कुसुम की बेटी वंदना का पूरा जन्म रिकॉर्ड निकलवाया। जांच में पता चला कि वंदना कुसुम की असली बेटी नहीं थी। जब वो छोटी थी तब कुसुम और हेमंत उसे किसी से खरीद कर लाए थे। उधर दीपा भी माला की असली बेटी नहीं थी। माला ने भी उसे किसी से खरीदा था। सिर्फ चंपा ही माला की असली बेटी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि चंपा को कभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए गए थे। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने फिर माला से पूछा, तुम दीपा को हार्मोनल इंजेक्शन देती थी, लेकिन चंपा को क्यों नहीं देती थी? माला रोते हुए बोली, मैं अपनी बेटी चंपा को इस धंधे में नहीं उतारना चाहती थी। मैं उसकी शादी कराकर उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए। अब पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल थे। दीपा की हत्या किसने की और निशा का अपहरण करके उसे किसने बेचा? इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने ठान लिया कि इस प्रथा के नाम पर हो रहे इस अपराध को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि ये मामला देह व्यापार से बढ़कर अब हत्या तक पहुंच चुका था। पुलिस उस गांव में जाकर बेटियों से धंधा करवाने वाले समुदाय के हर घर की तलाशी करने लगी। जिन जिन घरों से हार्मोनल इंजेक्शन की सिरिंजें मिली, उन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आखिर में पुलिस माला के घर पहुंची। वहां भी हार्मोनल इंजेक्शन की सिरिंज बरामद हुई। इसके बाद पुलिस को चंपा के कमरे में वो पत्थर मिला, जिससे दीपा के सर पर वार करके उसकी हत्या की गई थी। उस पत्थर पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। पुलिस चंपा को थाने ले गई और उससे पूछताछ की। तब 15 साल की चंपा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, हाँ, मैंने ही दीपा को मारा है। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा हैरान होकर पूछते हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? चंपा बोली, दीपा की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे इस देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। मेरी माँ मुझसे धंधा नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दीपा को 1.5 लाख रुपए में कुसुम काकी को बेच दिया। अब घर में कोई दूसरी लड़की नहीं बची थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझसे धंधा करवाना शुरू कर दिया। दीपा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए मैंने उसे मार डाला। चंपा की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गए। उन्होंने फिर चंपा से कहा, अपराध तो तुमने किया है, लेकिन इस अपराध के लिए तुम्हारा पूरा समुदाय जिम्मेदार है। पुलिस को अब निशा के साथ दुष्कर्म करने वाले और उसे बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ना था। इसके लिए इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने हेमंत को पकड़कर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। सच सच बताओ, तुमने निशा को किससे खरीदा था? पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार हेमंत टूट गया। उसने कहा, साहब, मैंने निशा को गगन नाम के एक आदमी से 1 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने गगन को गिरफ्तार किया और थाने ले आई। पूछताछ के दौरान पुलिस की सख्ती के आगे गगन ने भी सच्चाई कबूल कर ली। गगन बोला, हाँ साहब, मैंने ही निशा के साथ दुष्कर्म किया था। निशा बहुत खूबसूरत थी, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया था। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा ने गुस्से में फिर पूछा, अब बता, निशा तुझे कहाँ मिली थी? गगन ने कहा, साहब, निशा के मामा सूरज ने उसे 50,000 रुपए में मुझे बेचा था। उसके बाद मैंने उसे हेमंत को 1 लाख रुपए में बेच दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा और थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। इसके बाद निशा की मां जयंती, उसके सौतेले पिता अमित और मामा सूरज को थाने बुलाया गया। निशा की मां जयंती नम आंखों से बोली, मेरे कहने पर ही मेरे भाई सूरज ने निशा का अपहरण किया और फिर उसे बेहोश करके गगन को बेच दिया। पुलिस ने हैरानी से पूछा, एक माँ होकर तुमने अपनी ही बेटी को बेच दिया? जयंती बोली, निशा मेरी बिना शादी के पैदा हुई बेटी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी,
लेकिन उसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। बाद में मेरी शादी अमित से हुई। अमित ने निशा को अपना लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत की कोई निशानी मेरी नई जिंदगी पर धब्बा बनकर रहे। अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने अतीत के इस काली परछाई को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये भयानक कदम उठाया। इंस्पेक्टर सुरेश वर्मा गुस्से में बोले, एक माँ होकर तुमने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे इस अपराध की वजह से एक मासूम की जान चली गई। अब तुम्हें अपने किए की सजा जिंदगी भर भुगतनी होगी। इसके बाद अदालत ने निशा की मां जयंती को अपनी बेटी के अपहरण की साजिश रचने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। गगन को लड़कियों की तस्करी और निशा के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में जेल हुई। साथ ही बेटियों से देह व्यापार करवाने वाले उस गांव के समुदाय के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।